Yesterday we studied up to that point, page number 36 you may see. So let's discuss our fourth chapter, landscape of the soul. The concept is expressed as सेंसुई. इस कॉन्सेप्ट को सेंसुई के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है. लिटरली माउंटेन वाटर, और लिटरली वर्डली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है माउंटेन वाटर से, माउंटेन वाटर विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. और ये दोनों जब एक साथ यूज किए जाते हैं, वाटर और माउंटेन, तो लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. जब ये दो एलिमेंट शो करते हैं किसी इमेज के, तो दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को शो करते हैं जो आपस में एक दूसरे के पूरक है, संपूरक है. पोल्स, जैसे पोल्स तो होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. तो इस सेंसुई के माध्यम से, थ्रू दिस सेंसुई कॉन्सेप्ट, डाओ एक्सप्रेस हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिंग, एंड दिस इज डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स. जो डाओ है और डाओइज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. द माउंटेन, हमने बात की माउंटेन और वाटर की, तो जो माउंटेन है वो तो यंग है. चाइनीज की बात है तो यंग वर्ड लिखा जाता है, यंग. यंग रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन. यंग सीधा जाता है वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, आसमान की तरफ. स्टेबल, जो ये स्टेबल एस्पेक्ट है, वार्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सन में सूखा हुआ है. वाइल द वाटर इज यिन, जबकि जो वाटर है वो क्या है, यिन है, जो कि हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट है, जो क्षैतिज है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और अर्थ पे ही रहता है. फ्लूइड कॉन्सेप्ट, ये फ्लूइड है, मॉइस्ट है, नम है, सॉफ्ट है, एंड कूल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स. तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एस्पेक्ट, सख्त एस्पेक्ट, ये फ्लूइड, मॉइस्ट, फ्लेक्सिबल एस्पेक्ट है. द इंटरेक्शन ऑफ यिन एंड रिसेप्टिव, द इंटरेक्शन ऑफ यिन, तो यिन कौन है, द रिसेप्टिव. रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. तो इन्होंने यिन को माना है कि जो फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड है, मोस्ट है, वो फेमिनिन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का. यहां यूनिवर्सल एनर्जी को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया है. फेमिनिन एस्पेक्ट है यिन, जो कि रिसेप्टिव है, एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग. यंग जो काउंटर पार्ट है, जो सहायक है, वो है यंग, जो कि एक्टिव है. एंड मस्कुलिन, ये मस्कुलिन है, एक्टिव पार्ट है. इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. तो ये डाओइज्म का, डाओइस्ट थ्योरी का एक फंडामेंटल बेसिक नोशन है, बेसिक आइडिया है. इस तरह से उन्होंने डाओइज्म को रिप्रेजेंट किया है. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. और जिस चीज को हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, भूल जाते हैं, मेंशन नहीं करते, वो एक एसेंशियल चीज है, जो कि थर्ड एलिमेंट है, आपका तीसरा तत्व है, द मिडल वॉइड, वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. मिडल वॉइड है, मिडल वॉइड होता है एम्प्टी स्पेस. जो वॉइड है एम्प्टी, मिडल है तो मध्य में जो एम्प्टी स्पेस होता है, जहां पे इनका इंटरएक्शन होता है, टेक्स प्लेस करता है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, जो योगिक प्रैक्टिस है, जब हम योगा करते हैं और खासतौर से प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम ब्रीद इन, सांस को अंदर खींचते हैं, रिटेन, सांस को वहीं रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं, एंड देन ब्रीद आउट, और फिर ब्रीद आउट कर देते हैं हम लोग. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड. जो सस्पेंशन है, जब हम ब्रीथ को रोक लेते हैं, वो वॉइड प्लेस है, वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहां पे मेडिटेशन होता है, जहां पे थिंकिंग प्रोसेस चलता है. द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, द मिडल वॉइड इज एसेंशियल. और जो मिडल वॉइड बहुत ही एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. और मिडल वर्ड के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है.
Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape। इसी तरह से जो white space है, जो अनपेंटेड है, कैनवास का पेंट जो पार्ट है वो पेंट नहीं किया गया है, जो स्पेस खाली छोड़ा गया है चाइनीज लैंडस्केप के अंदर, तो ये जो अनपेंटेड स्पेस है वो इस वॉइड को शो करता है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। और यहीं पर आकर के इस मिडल वॉइड पे ही जो मनुष्य हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो एक फंडामेंटल रोल पाते हैं, उनकी भूमिका एक बेसिक भूमिका हो जाती है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। जो स्पेस है मिडल वॉइड है वो हेवन और अर्थ के बीच में, यानी आसमान और धरती के बीच में जो स्पेस है उससे भी हम वॉइड से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना उसकी कर सकते हैं। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन। और ये एक कंडुइट बन जाता है, मीडियम, यहाँ पे क्या मीडियम बन जाता है कम्युनिकेशन का, जो मिडल वॉइड है वो बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बोथ पोल्स हैं उनकी बात, यूनिवर्स पोल करें मस्कुलिन और फेमिनिन, ये दो पोल बनाए गए हैं। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल। और इस मिडल वॉइड की जो प्रेजेंस है वो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, चाहे इस केवल सजेस्टेड है, बताया ही गया हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक। और ये जो वर्ड है, वो जो प्लेस है, वो लॉस्ट नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, ऑप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते बाय द लॉफ्टी पीक्स। कितनी ही लॉफ्टी पीक्स हो, चोटियां हो, इसे खत्म नहीं कर सकती। ही इज इन फ्रेंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। जो फ्रेंकोइस चेंज है, एक चाइनीज थिंकर है, उसके अकॉर्डिंग ये जो मिडल वॉइड है उसको हम कह सकते हैं द आई ऑफ द लैंडस्केप। ये आई ऑफ द लैंडस्केप है, बड़े अच्छे शब्दों में इसको बताया गया है। ये जो एक्सेप्ट था, जो पीस हमने पढ़ा अभी, वो टेकन है फ्रॉम चाइनीज एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, पेंटिंग से है संबंधित। इसे थोड़ा सा एडिटेड किया गया है, थोड़ा सा इसमें वर्ड्स ऐड किए गए हैं, अदरवाइज इट इज द सेम। थोड़ा सा पार्ट इसमें अलग से और ऐड किया गया है। गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, इसे पढ़ेंगे हम लोग। वेन फ्रेंच पेंटर जीन डू बफेट मोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940। जब एक एक फ्रांसीसी ने, एक फ्रांसीसी पेंटर ने, जिसका नाम है जीन डू बफेट, उसने कॉन्सेप्ट को मोटेड किया, प्रोपाउंडेड किया, बताया, जिसे हम आर्ट ब्रूट के नाम से जानते हैं। 1940 में ये हुआ। द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उस वक्त ये जो आर्ट थी वो अनट्रेन्ड लोगों की थी, जो विजनरी थे, जिसके पास इमेजिनेशन थी, और ये माइनॉरिटी में थी, उस वक्त माइनॉरिटी में थी। इस आर्ट का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, और इसका जो बिगिनिंग हुई वो वेल्ड थी, ऑलमोस्ट हिडन, लगभग छिपी छिपी इसकी डेवलपमेंट था। आउटसाइड आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और जो आउटसाइडर आर्ट है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे लेकिन बढ़ी, और बढ़ करके बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सबसे तेज बढ़ने वाला इंटरेस्ट का एक एरिया रहा, स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी आर्ट थी इंटरनेशनली, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कंटेम्प्रेरी आर्ट थी, कंटेम्प्रेरी मतलब एट द सेम टाइम होने वाली जो चीजें होती हैं कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। तो उस समय ये इंटरेस्ट में आई चीज, और इसमें इंटरेस्ट बढ़ा लोगों का। द जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज। ये जो जेनर है, ये जो स्टाइल है, जो वेराइटी है, उसे डिस्क्राइब करते हैं एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिन्हें आर्टिस्ट होने का कोई अधिकार ही नहीं है। दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, और इन लोगों ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग रिसीव नहीं की है, कोई उनके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। यट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट, फिर भी इन्होंने बहुत सा टैलेंट दिखाया अपना, और एक आर्टिस्टिक इनसाइट शो की, कि इनके अंदर एक अंतर्दृष्टि है एक आर्टिस्ट होने की। दे वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, और इनके जो आर्ट है, जो वर्क है, वो बिल्कुल स्टिमुलेटिंग है
स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल डिफरेंट तरह की इनकी अप्रोच है कि इनके कंपैरिजन में जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स हैं, जो अपने आप को पेंटर्स कहते हैं, क्वालिफाइड पेंटर्स हैं, तो जो फॉर्म वो बना रहे थे ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट में है, जो उनकी एक्साइटमेंट को स्टिमुलेट करती है, एक प्रकार से हम कहें कि एक्साइट करती है, भड़काऊ भी कह सकते हैं इसको। अराउंड द टाइम ड्यू बफेट वॉज propounding हिज कॉन्सेप्ट, जिस समय ड्यू बफेट जो कि फ्रांसीसी पेंटर था, इस पर अपने कॉन्सेप्ट को propound कर रहा था, प्रतिपादित कर रहा था, बता रहा था। इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, तो भारत में भी एक अनट्यूटर्ड मतलब जिसने कभी एजुकेशन नहीं ली फ्रॉम टीचर्स और फ्रॉम एनी पेंटर, अगर पेंटिंग की बात करें तो बिना पढ़े हुए, जिसे किसी ने पढ़ाया, किसी गुरु ने टीचिंग नहीं की, नहीं पढ़ाया उसको, लेकिन जीनियस था, तो अनट्यूटर्ड जीनियस, हम कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं लेकिन जीनियस था, वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, तो भारत में वो पैराडाइज का निर्माण कर रहा था। वैसे तो पैराडाइज स्वर्ग होता है, लेकिन हम किसी और ब्यूटीफुल चीज को भी पैराडाइज कह सकते हैं। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, बहुत लंबे समय पहले एक जंगल उसने एक पैच ऑफ जंगल को उसने साफ करना, क्लियरिंग करना शुरू किया, टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, ताकि वो अपने लिए गार्डन बना सके। स्कल्प्टेड, और इसको स्कल्प्ट किया गया है, बनाया गया है, पच्चीकारिता इसमें दिखाई गई है। विथ स्टोन, लेट मी टर्न द पेज, you may see it on the page number 37. So let's discuss. ओके, तो ये जो गार्डन बनाया गया, रो गार्डन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रो गार्डन, जो कि नेकचंद ने बनाया था चंडीगढ़ में। रिसाइकल्ड मटेरियल से इसको बनाया गया है, नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रो गार्डन एट चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो रो गार्डन जिसे हम जानते हैं वो नेकचंद ने उस समय बनाया था। इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, 80 वर्ष की जो उसका डायरेक्टर था, क्रिएटर था, बनाने वाला व्यक्ति था, नेकचंद था। ही इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइड आर्ट, और इसे आज नेकचंद को इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कहा जाता है, अपना सहयोग देने वाला कहा जाता है, किसमें? आउटसाइडर आर्ट में। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रो विजन, ए यूके बेस्ड मैगजीन, पायोनियर इन आउटसाइड आर्ट पब्लिकेशंस। यहाँ सुनिए, एक पब्लिकेशन है, यूके बेस्ड है, नाम रो विजन, मैगजीन में पायोनियर से, पायोनियर मतलब जो पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस करता है वो पायोनियर होता है। तो ये आउटसाइड आर्ट पायोनियर पब्लिकेशन है, उसने फीचर्स किया है नेकचंद को, उसके बारे में बताया है मूविंग पिक्चर के थ्रू, एंड हिज रो गार्डन, और पूरे रो गार्डन को शो किया है। स्कल्प्टेड स्कल्पचर व्यूमन बाय द वाटरफॉल ऑन हिज एनिवर्सरी इश्यूज कवर, तो जहां भी व्यूमन बनाई गई है और कुछ एक औरतें बनाई गई है बाय द वाटरफॉल, झरने के साथ में, जो स्कल्प्चर करके बनाई गई है, बनाई एक प्रकार से उनकी काट करके बनाया गया है पहाड़ों को। उन्होंने अपने इशू के जो एनिवर्सरी इशू पेज है, जो कवर पेज है मैगजीन का, उस पर इसको शो किया था। The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influence. जो नोशन था, जो कॉन्सेप्ट था आर्ट ब्रूट का, आर्ट ब्रूट कहें या रो आर्ट कहें, जो कि अपने फुली डेवलप्ड फॉर्म में नहीं थी, was of works that were in their raw state. ये काम अभी अपने रो स्टेट में था, अभी इस पे काम चल रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। एज रिगार्ड्स, जब हम रिगार्ड करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस के बारे में, तो ज्यादा प्रभावी नहीं था उस वक्त, कल्चर में भी इसको नहीं लिया गया था, एक पार्ट नहीं बना था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। तो इसमें कहा गया कि कोई भी चीज, कोई भी सेकेंड हैंड चीज, चाहे वो टिन है या सिंक टूटा हुआ है, सिंक है, या टूटी या ब्रोकन डाउन कार, कोई खराब हुई कार है, कुड बी ए मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। तो इस प्रकार की वर्क ऑफ आर्ट के लिए, जो कि रिसाइकल आर्टिकल से बनती है,
कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल इसमें काम लाया जा सकता है। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डेजलिंग हाइट्स, और नेकचंद ने इस आर्ट को एक डिजिंग, जो आपको डिजी कर दे, बिल्कुल जीडी कर दे, चकराने पे मजबूर कर दे, एक डेजलिंग हाइट कह सकते हैं, इसे बहुत ऊंचाई पर इसको लेकर गए हैं। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो ये एक टेस्टिमनी है, एक एग्जाम्पल है, एक प्रूफ है, एक प्रकार से एक रिटन प्रूफ कह सकते हैं इसको हम। और ये रिकॉग्नाइज शो करता है कि जब एक आदमी, एक सिंगल आदमी अपनी आर्ट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, तो कितना डिफरेंस वो अकेला आदमी, डिफरेंस ए सिंगल मैन क्रिएट व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। जब कोई भी व्यक्ति ठान लेता है, डिटरमिन्ड होता है कि उसे अपने ड्रीम को कम ट्रू करना है, साकार करना है, तो एक आदमी भी डिफरेंस क्रिएट करता है। ये इस तरह की आर्ट है। नेकचंद ने इसको प्रूव किया है, एक उदाहरण दिया है, एक टेस्टिमनी शो की हमारे सामने। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। यूनेस्को एक यूएन का पार्ट है, और ये यूनेस्को जो संस्था है वो नेकचंद को सम्मानित करेंगे। जब ये चैप्टर लिखा गया तो अगेन इसमें फ्यूचर के बारे में कहा गया, लेकिन अब चैप्टर लिखे बहुत साल हो गए हैं, तो नेकचंद को सम्मानित किया जा चुका है बाय ए वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। तो यूरोप के अंदर उसका एक्सपोजिशन किया जाएगा, उसकी चीजों को शो किया जाएगा, एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी। द 5 month इंटरेक्टिव शो, और एक 5 महीने का ये इंटरेक्टिव शो है जो कि वहां पे चलेगा। रेलम ऑफ नेकचंद, जिसे नाम दिया गया रिम होता है एरिया, या जो फील्ड है उसकी आर्ट की, रिम बोलेंगे इसको, नेकचंद। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, जो कि आने वाले अक्टूबर में, उस समय के आने वाले अक्टूबर में स्विट्जरलैंड के एक म्यूजियम में, जो लीडिंग म्यूजियम है, अजायब घर है, जहाँ हैरत अंगेज चीजें दिखाई जाती हैं। बेल्जियम में शो किया जाएगा, फ्रांस और इटली में भी शो होंगे। तो पूरे यूरोप में आप कह सकते हो कि शो होने वाले हैं। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद से। तो नेकचंद का कहना है कि सबसे बड़ा जो रिलीफ है, जो रिवॉर्ड है, जो सम्मान है, वो मुझे तब मिलता है जब लोग मेरे रॉक गार्डन में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और उसे देखते हैं। तो नेकचंद ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया है कि किस तरह से ये वृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम 28 अगस्त कोई आर्टिकल वहाँ पे छपा था, इस नाम की किसी एक राइटर या न्यूज़ राइटर ने इसको लिखा था। तो इसमें से एक चैप्टर ना होकर के एक तरह से डॉक्यूमेंट्री राइटिंग है, एक रियल आर्ट के बारे में लिखा गया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट था। आई होप 2 टाइम रीडिंग में वर्क वंडर, कमाल कर सकता है, आप समझ सकते हैं उसको इजीली, आपको एंजॉय होगा इससे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस सम अदर थिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep enjoying, keep learning, staying at home and be safe. Thank you.